आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 5 एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक से रिलेटेड है। अब एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक में आपसे क्या कह रहा है, जरा सीखते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डैश। तो दो फॉर्मूले मैंने आपको अपने लेक्चर में पढ़ा है। एक मैंने पढ़ाया था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ, और एक पढ़ाया था डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू टॉर्क। अब आप देखो, ये जो फॉर्मूले आपको नजर आ रहे हैं, इन फॉर्मूलों में से ये जो पहला फॉर्मूला है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है। ये जो नजर आ रहा है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या सिंपल मोमेंटम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या सिंपल मोमेंटम। जबकि ये जो मुझे नजर आ रहा है, ये है मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको भी मैं लिख के दिखा दूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेटा किसके बराबर आ रहा है? आप बोलेंगे सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बराबर आ रहा है टॉर्क के, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी अप्लाइड टॉर्क। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन बताइए। तो एंगुलर मोमेंटम का अगर फॉर्मूला पता होगा तो डायमेंशन भी निकाल सकते हो। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू एम वी आर। बेटा आप सबकी डायमेंशन जरा रखते हैं, आपको डायमेंशन निकालना आती है। मास की जगह पे रखोगे कैपिटल एम, वेलोसिटी की जगह पे रखोगे एल टी माइनस वन, और रेडियस लेंथ है तो इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, एल को एल से मल्टीप्लाई करोगे, एल और एल नजर आ रहा है, एल को एल से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा मेरे पास एल स्क्वायर। तो डायमेंशन बनेगी मेरे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। तो करेक्ट जवाब मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। इसमें थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है, एल स्क्वायर पहले लिखा हुआ है और एम बीच में लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर यही है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। द एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज। अरे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पूछ रहा है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, यानी एंगुलर मोमेंटम किस किस का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आप बोलेंगे सर ये एंगुलर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको हाईलाइट कर देते हैं डिफरेंट कलर से। तो ये है मेरे पास आर, तो आर कहलाता है पोजीशन वेक्टर, आर कहला रहा है मेरे पास पोजीशन वेक्टर। जबकि ये पी क्या कहला रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये पी कहला रहा है मेरे पास मोमेंटम। तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम किस किस का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का, पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4, द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन एसआई सिस्टम्स आर डैश। तो बेटा ये यूनिट तो याद होना चाहिए, इसका यूनिट होता है मेरे पास जूल सेकंड। कैसे होता है मैं ये भी बता दूं, देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा हुआ है आर क्रॉस पी, इस तरीके से लिखा हुआ है, यहीं से यूनिट निकाल दो, कोई मसले की बात नहीं। देखो रेडियस का यूनिट है मीटर, जबकि मोमेंटम नजर आ रहा है, मोमेंटम का यूनिट है मेरे पास न्यूटन सेकंड। मैंने न्यूटन सेकंड में न्यूटन मीटर को अलग एक साथ कर दिया, सेकंड को अलग कर दिया, मतलब दो चीजों को मैंने एक साथ कर दिया। किस किस को एक साथ किया, तो आप बोलेंगे सर आपने एक साथ किया है मीटर को न्यूटन के साथ, यानी ये बन गया मेरे पास न्यूटन मीटर, और बराबर में लिखा हुआ है सेकंड। ये न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के, तो इसका यूनिट बन गया मेरे पास जूल सेकंड। तो करेक्ट जवाब आ गया बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी जूल सेकंड के बराबर है। अब इसको मजीद इसने सिंप्लीफाई किया हुआ है। सिंप्लीफाई क्या किया हुआ है, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ऐसा यूनिट डिफरेंट तरीके से पूछ रहा है। एक तो उसने पूछा जूल्स की टर्म में, अब किसकी टर्म में पूछ रहा है जरा देखते हैं, किलोग्राम की टर्म में बोल रहा है। तो देखो मैंने एंगुलर मोमेंटम का ये वाला यूनिट इस्तेमाल किया, ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ना जिससे मैंने एरो बनाया है, ये यूनिट मैंने इस्तेमाल किया। इस यूनिट को इस्तेमाल करते हैं, जरा देखते हैं। मैंने लिखा न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। ये जो न्यूटन नजर आ रहा है बेटा, आपको याद होना चाहिए न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स की जगह पे आ जाएगा न्यूटन, मास की जगह पे आ जाएगा किलोग्राम, एक्सीलरेशन की जगह पे आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह पे आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि बराबर में क्या क्या लिखा हुआ है, सर ये तो न्यूटन की जगह पे आ गया, मीटर अपनी जगह पे आएगा, सेकेंड अपनी जगह पे आएगा। अब कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन कर दीजिए, सेकंड से ये स्क्वायर कैंसिल, जबकि मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा सेकंड।
तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इन एमसीक्यू से देख के डरना नहीं है, एमसीक्यू बड़े आसान आसान से एमसीक्यू है, सिर्फ आपको डरा रहे हैं एमसीक्यू, और कुछ भी नहीं है एमसीक्यू में। एमसीक्यू नंबर 6, द एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट। तो एमसीक्यू देखो रिपीट हो गया, एंगुलर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो चीजों का, किस किस का सर, पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम का। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। और फिर एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे बोल रहा है द एंगुलर मोमेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हो तो फॉर्मूला आता है साइन में, तो ये बन जाएगा आर पी साइन थीटा। भाई यही किया ना मैंने, अगर क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करोगे तो साइन आता है, तो एल क्रॉस आर क्रॉस पी से बन जाएगा आर पी साइन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी तो इसका करेक्ट नजर आ रहा है। लेकिन जरा रुकिए बेटा, ये P नजर आ रहा है, P बराबर होता है एम वी के। तो अब अगर P की जगह पे एम वी रखोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे सर फॉर्मूला बन जाएगा L इज इक्वल टू आर और ब्रैकेट में आ जाएगा एम वी और साथ में हो जाएगा साइन थीटा, और एम वी आर को अरेंज कर लोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा L इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। यानी ऑप्शन नंबर ए भी इसका करेक्ट जवाब है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो गया। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड इफ द नेट टॉर्क इज डैश। तो बेटा ये तो आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट आपको याद है तो आप इसका जवाब दे सकते हो। ये आपसे बात कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यार ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेटमेंट नोट्स निकाल के पढ़ना जरा, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपकी बॉडी में टॉर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम है बेटा वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, यानी एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट होगा। अगर टॉर्क जीरो हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप बेटा करेक्ट जवाब, गलती कर रहे हो बेटा, उसने टॉर्क की बात करी है, टॉर्क कांस्टेंट नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, जबकि जो टॉर्क है बेटा टॉर्क जीरो हो जाता है। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आप गलती, आप जज्बाती होगे, आप फॉरन कांस्टेंट आंसर लगा दोगे, कांस्टेंट आंसर है ही नहीं इसका। भाई कांस्टेंट जब होता, उसने एंगुलर मोमेंटम की बात करी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम के बारे में खुद बता दिया। कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट, कि एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब होगा, जब कौन जीरो हो जाए, जब सर टॉर्क जीरो हो जाए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। एमसीक्यू नंबर 9, the angular momentum of a particle moving in a circle is conserved। angular momentum conserved होगा, तो अभी बताया कंजर्व का मतलब है कांस्टेंट। और एमसीक्यू नंबर 8 की तरह कही है बिल्कुल, कि कब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, तो आप बोलेंगे सर जब जब टॉर्क जीरो हो जाए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। 9 एमसीक्यू भी बड़ा आसान था। 9 के बाद एमसीक्यू नंबर 10 पे आते हैं। फिर देखो वही बात बोल रहा है, वही स्टेटमेंट घुमा के पूछ रहा है आपसे, when the net torque acting on a system is zero। अगर आपका टॉर्क जीरो हो जाए तो कौन सी चीज कांस्टेंट हो जाती है। आप बोलेंगे सर अब कितना दफा आ गया ये एमसीक्यू, टॉर्क जीरो हो गया इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी जो चीज कांस्टेंट होगी वो कौन है मेरे पास, एंगुलर मोमेंटम है। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। और लास्ट के मेरे पास 2 एमसीक्यू थे टॉपिक से। द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डैश। तो आपको लिखवाया मैंने एसआई यूनिट, 2 एमसीक्यू आए थे एसआई यूनिट के, ये रहे। एसआई यूनिट बेटा कितना लिखा हुआ है, या तो जूल सेकंड होता है या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। अब आप देख लो, क्योंकि उसने आंसर दिया हुआ है जूल सेकंड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। अच्छा एमसीक्यू नंबर 12 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये डिफरेंट करंट किस्म की मैथ्स इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह की जो मैथ्स होती है ये मैथ्स कहलाती है डेरिवेटिव। ये आप सेकेंड ईयर मैथ्स में आके पढ़ोगे, सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में पढ़ोगे डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव क्या होता है मैं आपको आसान करके बताता हूँ। आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा ना टॉर्क का, एंगुलर मोमेंटम का, वो ये पढ़ा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू टॉर्क। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था। बेटा इसको डेरिवेटिव की टर्म में कैसे लिखते हैं, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, जहां डेल्टा नजर आ रहा है ना वहां डी लिख दो। यानी जहां डेल्टा नजर आ रहा है वहां क्या लिख दो, डी, यानी डेरिवेटिव लिख दो। तो क्या बनेगा, लिख के देखते हैं जरा, ये बन जाएगा डी एल, नीचे हो जाएगा डी टी, डी एल अपॉन डी टी, और राइट साइड पे बेटा कौन आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा वाला नजर आ रहा है आपको, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू टॉर्क। अब करेक्ट आंसर जो नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है।
लेकिन ऑप्शन नंबर सी डी भी आपको दिख रहा है, देखो डी पे वेक्टर साइन बना हुआ है, तो ये वेक्टर साइन नहीं ड्रॉ करोगे, डीएल अपॉन डी टी पे वेक्टर नहीं आएगा। करेक्ट जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये टॉपिक था मेरे पास एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक भी मेरे पास कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये एमसीक्यूज भी क्लियर होंगे।